नमस्कार दोस्तों, जस्ट रीड में आपका स्वागत है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब दोस्तों पैसे के बारे में तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे दिमाग, हमारी सोच और उस अदृश्य भावना के बारे में है जो पैसे को लेकर हम सबके भीतर चलती रहती है। इसके लेखक मॉर्गन हाउसल हमें यह समझाते हैं कि पैसा सिर्फ गणित नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार है। पैसे को समझने से पहले हमें खुद को समझना पड़ता है। अब सोचिए, जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत आंकड़े आते हैं। इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन असली कहानी तो हमारे मन की है। कैसे हम डरते हैं, कैसे लालच करते हैं, कैसे थोड़े में खुश होते हैं या कभी भी इनफ महसूस नहीं करते। लेखक कहते हैं कि हर इंसान की पैसे के प्रति सोच उसके जीवन अनुभवों से बनती है। कोई पॉवर्टी में बड़ा होता है तो उसके लिए पैसा सिक्योरिटी है। कोई वेल्थ में पलता है तो उसके लिए पैसा फ्रीडम है। इसलिए हम सबकी मनी स्टोरी अलग होती है। यही वजह है कि किसी का डिसीजन सही या गलत नहीं, बस अलग होता है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी को रिस्की इन्वेस्टमेंट करते देखते हैं तो आप सोचते हैं, पागल है क्या? लेकिन शायद उसने जिंदगी में इतना कुछ खोया हो कि अब रिस्क ही उसे नॉर्मल लगता है। और कोई दूसरा हर समय सेव करता है क्योंकि उसने कभी पैसा खोया ही नहीं, इसलिए उसे रिस्क का अंदाजा नहीं। लेखक यहाँ बताते हैं कि पैसा एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लेकिन हर इंसान इसे अपने डायलेक्ट में बोलता है। कोई इसे ड्रीम मानता है, कोई वेपन, कोई सेफ्टी नेट और कोई फ्रीडम टिकट। अब बात करते हैं एक बड़े कंफ्यूजन की, रिच और वेल्थी होने में फर्क। रिच वो है जो दिखता है और वेल्थी वो है जो महसूस होता है। रिच व्यक्ति के पास लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल हो सकता है, लेकिन वेल्थ उस पीस में है जो तब महसूस होती है जब आपको दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग खूब खर्च करते हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन असल में वेल्थ वही है जो आप खर्च नहीं करते, जो क्वाइटली सेव हो रही हो, जो कंपाउंडिंग से बढ़ रही हो। अब सोचिए, रोनाल्ड रीड नाम का एक साधारण जैनिटर था। अमेरिका में पेट्रोल पंप पर काम करता था। इनकम बहुत कम थी, पर उसने 60 साल तक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट किया और बिना किसी शो ऑफ के $8 मिलियन की वेल्थ बनाई। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, रिचर्ड फुस्कोने, जिसने करोड़ों कमाए, लेकिन सब गंवा दिए। फर्क केवल बिहेवियर का था, पेशेंस और ह्यूमिलिटी बनाम ईगो और ग्रीड। यही बात दिल को छू जाती है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे टिकाए रखना कला है। गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट इज अनदर। पैसे को टिकाने के लिए चाहिए कंट्रोल, अवेयरनेस और थोड़ी सी डर भी। डर इस बात का कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। लेखक कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस नॉलेज से नहीं, बिहेवियर से आती है। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप उसे टाइम देते हैं, पर हम इम्पेशंस में सब बिगाड़ देते हैं। हमें लगता है कि आज इन्वेस्ट किया तो कल डबल हो जाए, लेकिन कंपाउंडिंग का जादू तभी होता है जब आप सालों तक उसे छेड़े बिना बढ़ने देते हैं। अब सोचिए, अगर कोई ट्री आज लगाए और रोज उसे खोद खोद कर देखें कि रूट्स बढ़ी या नहीं, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर उसे वाटर, सनलाइट और टाइम दे, तो वो शेड देगा। पैसा भी ऐसा ही है, पेशेंस से फल देता है। किताब में एक बहुत सुंदर इंसाइट है, कोई भी पागल नहीं है। यानी जब किसी के फाइनेंशियल डिसीजंस आपको गलत लगे, तो याद रखिए, उनके अनुभव आपके जैसे नहीं हैं। उनके डर, उनकी जरूरतें, उनकी उम्मीदें अलग हैं। इसलिए दूसरों को जज न करें, अपनी जर्नी पर फोकस करें। अब एक सवाल, आपको कब लगता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा है? शायद कभी नहीं। हम हमेशा सोचते हैं थोड़ा और चाहिए, लेकिन इनफ जानना जरूरी है, क्योंकि
इनफ के बाद जो आता है वो ग्रीड है। लेखक कहते हैं द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी अगर गोल पोस्ट बार बार बदलती रहे तो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। आज आपको एक कार चाहिए, कल लग्जरी कार, फिर बंगलो, फिर प्राइवेट जेट, लेकिन हैप्पीनेस किसी चीज में नहीं, माइंडसेट में है। अब सोचिए, अगर हम हर बार खुद से पूछें क्या मेरे पास एफयूएनसी है, तो शायद हम ज्यादा पीसफुल महसूस करें। अब लेखक हमें एक और फंडामेंटल ट्रूथ बताते हैं। लुक और रिस्क हैं भाई बहन। किसी की सक्सेस में लक है तो किसी की फेलियर में बैड लक भी है। इसलिए कंपैरिजन व्यर्थ है। बिल गेट्स अपनी क्लास के स्मार्टेस्ट स्टूडेंट थे, लेकिन और भी कई स्मार्ट स्टूडेंट्स थे, बस उन्हें कंप्यूटर लैब का एक्सपोजर नहीं मिला। इसका मतलब लकी भी रोल निभाता है। तो जब आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखें तो इंस्पायरेशन लीजिए, कंपैरिजन नहीं। अब चलते हैं आगे, बचत यानी सेविंग की तरफ। लेखक कहते हैं सेव मनी विदाउट अ रीजन, क्योंकि सेविंग्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। वो सिर्फ इमरजेंसी फंड नहीं, मेंटल फ्रीडम फंड है। जब आपके पास बैकअप होता है तो आप बेटर डिसीजन लेते हैं। आप डर से नहीं, चॉइस से जीते हैं। सोचिए, जब आपके पास कुछ महीनों का बफर है तो जॉब खोने या बिजनेस लॉस का डर कम हो जाता है। आप शांत दिमाग से अगले कदम सोचते हैं। यही असली वेल्थ है, पीस ऑफ माइंड। अब इन्वेस्टमेंट की बात। लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं यू डोंट नीड टू बी ब्रिलियंट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। मार्केट आपको टेस्ट करेगी, पैनिक करवाएगी, ग्रीड दिलाएगी। जो शांत रहा वही जीता। अब सोचिए, 2008 के क्राइसिस में जिसने घबराकर सेल किया उसने लॉस किया, जिसने पेशेंस रखी उसने प्रॉफिट कमाया। इसलिए इन्वेस्टमेंट का गेम माइंड का गेम है, मार्केट का नहीं। लेखक कहते हैं हर व्यक्ति को अपनी रिस्क टॉलरेंस समझनी चाहिए। कोई 10% लॉस पर पैनिक करता है, कोई 40% पर भी रिलैक्स्ड रहता है। इसलिए दूसरों की कॉपी मत कीजिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्ट कीजिए। अब आते हैं ईगो पर। ईगो कहता है मैं प्रूव करूंगा कि मैं स्मार्ट हूं, लेकिन विजडम कहती है मैं सीखता रहूंगा। जब पैसा ईगो से जुड़ता है, डाउनफॉल शुरू होता है। लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं। कई ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर एक दिन मार्केट फॉल होती है और सब मिट जाता है। ईगो डिस्ट्रॉय कर देता है कंपाउंडिंग को। इसलिए ह्यूमिलिटी रखना जरूरी है। अब सोचिए, ह्यूमिलिटी का मतलब डरना नहीं, अवेयरनेस रखना है कि टुमारो अनप्रिडिक्टेबल है। अगर चीजें आपके फेवर में हैं तो ग्रेटफुल रहिए, और अगर नहीं है तो सीखिए। लेखक यहां एक और गहरी बात कहते हैं। धन वह है जो आप नहीं देखते, यानी जो कार, क्लोथ्स, वैकेशन आप देखते हैं वो स्पेंडिंग है, वेल्थ नहीं। वेल्थ वो है जो छुपी है, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, डिसिप्लिन। अब अपने आसपास देखिए, कोई नया आईफोन खरीदता है तो लगता है वो रिच है, लेकिन असल में जिसने चुपचाप म्यूचुअल फंड्स या एसेट्स खरीदे हैं वो ट्रूली वेल्थ है। लेखक कहते हैं कि वेल्थ एक हैबिट है, स्टेटस सिंबल नहीं। जब तक आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते रहेंगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रहेंगे। अब सोचिए, क्या आप पैसा अर्न कर रहे हैं ताकि सिक्योर महसूस करें या दिखाने के लिए? यही सवाल हमारी प्राथमिकता साफ करता है। अब चलते हैं फ्रीडम की तरफ। किताब की सबसे ब्यूटीफुल इंसाइट। लेखक कहते हैं असली लग्जरी है कंट्रोल ओवर योर टाइम। जब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब उठना है, किसके साथ काम करना है, कब रेस्ट लेना है, वही असली वेल्थ है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं। वो हर दिन स्ट्रेस में रहते हैं, जबकि कोई व्यक्ति एवरेज इनकम के साथ शांत और खुश रहता है, क्योंकि वो अपने टाइम का मालिक है। यही असली सक्सेस है। अब सोचिए,
अगर आपके पास पैसा है लेकिन पीस नहीं, तो क्या वो पैसा काम का है? इसीलिए वेल्थ का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं है, चॉइस है। अब एक और दिलचस्प बात, लोगों की एक्सपेक्टेशंस। लेखक कहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस जितनी तेज बढ़ती हैं, सेटिस्फैक्शन उतना घटता है। क्योंकि जब तक हम ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते, हर अचीवमेंट खाली लगती है। अब सोचिए, जब आप पहली बार सैलरी पाते हैं तो खुशी होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही अमाउंट नॉर्मल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। इसलिए हैप्पीनेस का सीक्रेट ग्रैटिट्यूड में है, ग्रोथ में नहीं। लेखक कहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे पावरफुल मनी स्किल है। जब मार्केट गिरती है तो पैनिक ना करना, और जब बढ़ती है तो ओवर एक्साइटेड ना होना, यही मास्टरी है। अब आप खुद सोचिए, कितनी बार हमने डिसीजंस इमोशंस में लिए हैं। कभी फियर में सेल किया, कभी ग्रीड में इन्वेस्ट, और बाद में रिग्रेट किया। यही ह्यूमन नेचर है, लेकिन अवेयरनेस से हम इसे सुधार सकते हैं। अब आते हैं स्टोरी टेलिंग पर। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी स्टोरी पर बिलीव करता है। इसलिए जब कोई कहता है स्टॉक्स डेंजरस है, तो वो अपने एक्सपीरियंस की कहानी सुनाता है। और जब कोई कहता है स्टॉक्स अमेजिंग है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है। दोनों सही है, बस पर्सपेक्टिव अलग है। अब सोचिए, अगर हम दूसरों की स्टोरीज सुनकर अपने डिसीजंस लेंगे, तो हम अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए किताब सलाह देती है, दूसरों की सुनिए, पर अपने लॉजिक और कंफर्ट जोन के अनुसार निर्णय लीजिए। अब बात करते हैं सक्सेस की। लेखक कहते हैं, सक्सेस का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं। दो लोग सेम पाथ फॉलो करते हैं, पर रिजल्ट अलग होता है। क्योंकि सक्सेस लक, टाइमिंग और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन है। इसलिए फेलियर से शर्माना नहीं, सीखना चाहिए। अब सोचिए, अगर हर बार गिरने के बाद हम ब्लेम करें, तो ग्रोथ कहां से आएगी? असली सक्सेस तब आती है जब हम रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और गिरने के बाद फिर उठते हैं। अब चलते हैं ह्यूमिलिटी की तरफ। किताब का सबसे ब्यूटीफुल लेसन है, बी हम्बल इन विक्ट्री एंड फॉरगिविंग इन लॉस। क्योंकि पैसे की दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं। जो आज टॉप पर है, वो कल नीचे भी आ सकता है। अब सोचिए, अगर हम हर गेम को ईगो से सेलिब्रेट करेंगे, तो लॉस में टूट जाएंगे। लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड से सेलिब्रेट करेंगे, तो लॉस में भी ग्रेस रहेगा। किताब में एक और मैसेज है, रूम फॉर एरर रखना। यानी प्लानिंग में हमेशा सेफ्टी मार्जिन रखिए, क्योंकि लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं। अगर आप हर चीज को परफेक्ट फॉर्मूला से चलाना चाहेंगे, तो एक छोटी मिस्टेक आपकी पूरी प्लानिंग को डुबो सकती है। इसलिए थोड़ा बफर रखिए। अब सोचिए, जैसे ड्राइवर स्पीड लिमिट में रहता है क्योंकि उसे पता है कि रोड कर्व भी आ सकता है, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में भी कुशन जरूरी है। लेखक कहते हैं, यू विन बाय नॉट लॉजिंग, यानी अवॉइड मिस्टेक्स, वही बिगेस्ट विक्ट्री है। अब सोचिए, अगर हम लॉस से डर के इन्वेस्ट न करें, तो ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर हम बिना सोचे रिस्क लें, तो कोलैप्स होगा। बैलेंस ही सच्ची विजडम है। अब बात करते हैं फ्यूचर जनरेशंस की। लेखक कहते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, उसे रिस्पेक्ट करने की एजुकेशन देनी चाहिए। क्योंकि मनी वैल्यूज से चलता है। अगर वैल्यू ना रही, तो पैसा भी ना रहेगा। अब सोचिए, अगर बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स हर समय कंपैरिजन करते हैं, तो वो भी ऐसा ही सोचेगा। लेकिन अगर वो देखता है कि ग्रैटिट्यूड और प्लानिंग से जीना है, तो वही उसकी फाउंडेशन बनती है। लेखक कहते हैं, टीच इंडिपेंडेंस, नॉट इनहेरिटेंस। यानी बच्चों को वेल्थ देने से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट देना। क्योंकि वेल्थ खत्म हो सकती है, माइंडसेट नहीं। अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। किताब का कोर मैसेज, पैसा आपको चेंज नहीं करता, वो आपको रिवील करता है। जब आपके पास पैसा आता है, तो दुनिया देखती है कि आप असल में कौन है, जेनरस या ग्रीडी, काल्म या इगोइस्टिक। इसलिए वेल्थ से पहले
कैरेक्टर बनाना जरूरी है। अब सोचिए, अगर आप आज ग्रेटिट्यूड से जी रहे हैं तो वेल्थ के साथ भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आज स्ट्रेस और कंपैरिजन से जी रहे हैं तो वेल्थ भी उसी स्ट्रेस को बढ़ाएगी। किताब का आखिरी लेसन है रीजनेबल रैशनल, यानी परफेक्ट डिसीजन नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजन ले जाए, क्योंकि जिंदगी फॉर्मूला से नहीं चलती। अब सोचिए, हर दिन आपके सामने चॉइसेस आती हैं, खर्च करना या सेव करना, रिस्क लेना या रुकना। परफेक्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा, पर रीजनेबल सोच मिलेगी अगर आप अवेयर हैं। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाने से पहले पैसे के साथ रिश्ता बनाना सीखिए। उसे एनिमी न मानिए, पार्टनर बनाइए। उसे ग्रीड या फियर से नहीं, ग्रेटिट्यूड से हैंडल कीजिए। आज से थोड़ा सा पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, मैं पैसे से क्या चाहता हूं? फ्रीडम, पीस या दिखावा? जवाब ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि वही आपकी फाइनेंशियल जर्नी को डिफाइन करेगा। अगर आपकी इनकम कम है, कोई बात नहीं। अगर आपका माइंडसेट रिच है तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वेल्थ दिमाग से बनती है, खाते से नहीं। आप भी महसूस करते होंगे, जब आप अपने गोल्स, इमोशंस और हैबिट्स को बैलेंस करते हैं तो लाइफ इजी लगती है। और यही इस किताब की ताकत है। ये नंबर्स नहीं, इमोशंस सिखाती है। तो चलिए, आज से अपनी सोच में थोड़ा चेंज लाते हैं। स्पेंडिंग में अवेयरनेस, इन्वेस्टिंग में पेशेंस और अर्निंग में ग्रेटिट्यूड जोड़ते हैं, क्योंकि असली साइकोलॉजी ऑफ मनी यही है। पैसा तब हमारे लिए काम करता है जब हम उसके गुलाम नहीं, दोस्त बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब आप जस्ट रीड पर सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए।